हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ राज मल्होत्राज आईएएस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के ऊपर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो भी घटना हुई है उससे आपका पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला टॉपिक भी तैयार हो, साथ में आपको सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में हुई घटनाओं की जानकारी मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा कि हमने देखा था, इंडिया में राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जो होते हैं, माफ कीजिए, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। बट द रियल पावर रिसाइड्स विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल जो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो सभी के सभी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जब हम आजाद होते हैं दोस्तों 1947 में, उस समय पर भारत को एक स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता थी और आजादी के समय पर दो प्रोबेबल कैंडिडेट्स थे। दो प्रोबेबल कैंडिडेट्स में सरदार पटेल और पंडित नेहरू, दो लोग थे। अब महात्मा गांधी, ऐसा मतलब जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी प्रिफर्ड नेहरू ओवर पटेल। ऑल्दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप कई डिबेट्स पढ़ेंगे कि पटेल वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस और इसमें पॉलिटिक्स हुआ, जो भी है हम नहीं जान सकते उस समय जाके। लेकिन गांधी जी ने निर्णय लिया कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होंगे और सरदार पटेल की स्वास्थ्य भी उस समय पर काफी स्थिर नहीं था, वो ही वॉज मोर एजेड, है ना। सो नेहरू बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और सरदार पटेल बिकेम इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी पीएम अलोंग विद द होम मिनिस्टर, है ना। सरदार पटेल पास्ड अवे इन 1950 और तब तक उन्होंने भारत के एकीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय पर था वो अपना काम बखूबी कर दिया था। नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, 1947 के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया रहे और 51-52 में लोकसभा चुनाव होने के बाद एक फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनके समय पर पहला भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर का मुद्दा भी उसी समय पर आया। कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाने की गलती भी नेहरू के समय पर हुई, लेकिन इसको जिस तरीके से आप मतलब व्हाट्सएप या उन मैसेजेस में पढ़ते हैं वो नहीं था। नेहरू वॉज एन आइडियलिस्ट। उनको उस समय लगता था कि अगर हम कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाएंगे और इंडिया का क्योंकि उस समय ज्यादा बेटर मतलब स्टैंड था तो ये मुद्दा रिजॉल्व हो पाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नेहरू के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का भारत में मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया, जिनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, सीएजी, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाद में इंडियन डेमोक्रेसी के को डीप रूट या उसकी जड़ों को मजबूत करेंगे। नेहरू उस समय पर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो बने ही, बट नेहरू की आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी गलती हुई कि वो चीन के मंसूबों को नहीं समझ पाए और जिस वजह से ये हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। चीन ने भारत पर हमला क्यों किया? तो भाई इसके पीछे कारण है कि जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और हमला किया तो तिब्बत से कई सारे बौद्ध भिक्षु भागे और सिक्किम में नाथुला दर्रे से होते हुए भारत पहुंचे। भारत ने उन सभी लोगों को पनाह तो दी, लेकिन जो उनके मुखिया थे दलाई लामा, उनको भी पनाह दी, जिस बात से चीन खींच गया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारा जो नेहरू ने दिया था उसको दरकिनार करते हुए भारत पर 1962 में एक हमला भी किया, जिसमें भारत की बहुत करारी हार हुई, या हार कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमने उस समय कहते हैं लड़ा ही नहीं। ओके, तो नेहरू के जो का एनालिसिस कह सकते हैं तो कुछ कमियां रही उनकी फॉरेन पॉलिसी में, कमी रही, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉरेन पॉलिसी में, वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। भारत को उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया जो अभी भी हमारी सरकार यूज करती है। कोल्ड वॉर के समय पर भारत ना अमेरिका और रशिया दोनों गुटों से मतलब बचा रहा, उनको सही से डील कर पाया, दोनों को बैलेंस कर पाया, तो वो भी नेहरू का ही कॉन्सेप्ट था
खैर 1962 में चीन के साथ युद्ध हारने के बाद नेहरू डाइड अ ब्रोकन मैन इन 1964। अब नेहरू के डेथ होने के बाद 64 में जब प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है तो पॉलिटी भारत के संविधान के अनुसार सारा का सारा कैबिनेट जो है वो हट जाता है और इस समय पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक बनाए गए जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग पीएम बनाया गया ताकि नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाए। और जल्दी ही कांग्रेस के जो दल थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री इनको मतलब भारत का प्रधानमंत्री चुना, शास्त्री जी। अब शास्त्री जी जो थे एक बहुत ही साधारण कदकाठी के व्यक्ति थे। शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को भी हेड किया था एंड व्हेन ही वाज रेलवे मिनिस्टर तो भारतीय रेल का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के समय पर वो भारत के रेल मंत्री थे और उन्होंने उसको अपना नैतिक दायित्व मानते हुए उस पद से इस्तीफा दिया। शास्त्री जी के कदकाठी को जज करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती करी। उस समय पर पाकिस्तान को लगा कि क्योंकि एक नेहरू जैसा एक बहुत स्ट्रांग लीडर जो था भारत का वो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और ये सही समय है जब भारत पे हमला करके कमजोर भारत से कश्मीर को ले लिया जाए। और इसकी वजह से 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1965 में व्हेन शास्त्री जी वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया, शास्त्री जी ने उस समय भारत को एक बहुत ही स्थायी और मजबूत नेतृत्व दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया क्योंकि उस समय भारत ना सिर्फ युद्ध कर लड़ रहा था बल्कि हमारे यहाँ पर वी वर फेसिंग फेल्ड मॉनसून, सूखा था, सूखे से भी लड़ रहे थे। उन्होंने कहा इस समय पर भारत को दो ही प्रकार के लोग बचा सकते हैं, एक जवान और एक किसान, है ना। तो जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया और भारत को बहुत अच्छे से लीड किया। इनकी लीडरशिप की वजह से एक तरफ कश्मीर में अगर हमें नुकसान हुआ था तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी और अगर इसी तरह युद्ध बढ़ता तो शायद लाहौर को हम कब्जा भी कर लेते। खैर इंडिया पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने के लिए यूएसएसआर ने मीडिएट किया और इस मीडिएशन के बाद शास्त्री जी जो थे ये ताशकंद जाते हैं। ताशकंद उस समय के यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर का एक शहर था। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं ताशकंद अभी किस देश की राजधानी है। ताशकंद गए, ताशकंद में कुछ मतलब कुछ घटनाएं हुई जो अभी एक मतलब क्लियर नहीं है, बट ताशकंद में शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ना। शास्त्री जी की डेथ होती है एक भारत के एक प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर, जहां पर वो भारत पाकिस्तान अग्रीमेंट करने के लिए गए थे, जो 65 के युद्ध के चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। और ये 1966 में भारत फिर से भारत के प्रधानमंत्री का लगातार दूसरा था जब हमारे प्रधानमंत्री का डेथ होता है। और तो इस समय पर टेम्परेरी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल फिर से गुलजारी लाल नंदा को मिलता है। गुलजारी लाल नंदा फिर से भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब कांग्रेस के जो दल थे, सांसद थे, उनको फिर से चुनना था कि भाई कौन भारत का जो है अपना अगला राष्ट्रपति, अपना अगला प्रधानमंत्री बनेगा। शास्त्री जी के बाद कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो भारत को उस समय पर स्थायित्व दे पाए और सब जिस पर अग्री हो। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज। वो चाहते थे कांग्रेस पर अपनी जो पकड़ थी उसको मजबूत रखना। उनको चुनना था किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे, बट ही वॉज अ साउथ इंडियन तमिलियन थे और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने भाई बड़ा सोचा और उन्होंने सामने लाए एक नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा गांधी, जिनको उस समय गूंगी गुड़िया कहा जाता था, है ना। कामराज को लगता था कि इनके माध्यम से वो सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत रख पाएंगे और उन्होंने ही डेलिबरेटली चोज इंदिरा गांधी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके पीछे दो कारण थे। फर्स्ट, शी वॉज द डॉटर ऑफ नेहरू एंड नेहरू जी की बेटी होने के नाते
सभी पार्टियों में, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के जो सांसद दल था उसमें उनके नाम को कोई नकार नहीं सकता। दूसरा, उनका मानना था कि वो काफी नोविस हैं, वो राजनीति नहीं समझती हैं और उनके थ्रू वो अपनी सत्ता पर, केंद्र पर पकड़ बनाए रखेंगे। वो इस मामले में गलत नहीं थे, मतलब पहले मामले में तो गलत नहीं थे, दूसरे मामले में वो बहुत ज्यादा गलत निकले, है ना। इंदिरा गांधी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शी केम आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। वो भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। 1967 में जब इलेक्शंस हुए तो कई राज्यों में कांग्रेस को हार देखनी पड़ी और पहली बार हुआ जब कई राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई। इंदिरा गांधी के समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट हुआ या घटना हुई। तो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू राइज होगा। इस पर इस समय पर पाकिस्तान जो था उसका ही हिस्सा बांग्लादेश हुआ करता था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ओके, जो आगे चल के बांग्लादेश बनेगा। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान जो था ये उर्दू स्पीकिंग बेल्ट था, यहाँ पर पंजाबी उर्दू चलते थे और ये बंगाली लोगों का था। ओके, अब क्या होता है कि उस समय के इलेक्शंस में यहाँ के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीब ये इलेक्शन में जीत जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स को ये मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली व्यक्ति, ऑल्दो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन रिलीजियस बेसिस कि इस्लाम फॉलो करने वाले सभी लोग बराबर होते हैं, मगर वहां पर आप देखेंगे लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, यहाँ के जो मुसलमान थे, यहाँ के लोग थे, वो उर्दू बोला करते थे, यहाँ के लोग बंगाली बोला करते थे और यहाँ के लोगों को वहां पे सत्ता में बैठने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर आर्मी भेजी और अपने ही लोगों का दमन स्टार्ट किया। इसको बोलते हैं सिविल वॉर या गृह युद्ध। पाकिस्तान के वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू होता है। इस सिविल वॉर की वजह से इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन या माइग्रेशन शुरू हो जाता है, काफी सारे बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चूंकि भारत ऑलरेडी एक गरीब देश था, उनका कहना था अगर 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और इंदिरा गांधी ने इस आपदा में अवसर देखा। अवसर क्या था? अवसर था ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने का, है ना। यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तानी आवाम और वहां की हुकूमत के खिलाफ काफी ज्यादा डिसकंटेंट राइज हो चुका था और इंदिरा गांधी ने उस समय पर अपने जो आर्मी चीफ थे, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ के साथ प्लान किया और 71 की जंग की तैयारी करी। इस जंग में एक और समस्या थी भारत के सामने कि पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान का उस समय पर ऑल वेदर फ्रेंड था यूएसए, है ना, और यूएसए भारत का सपोर्ट नहीं करेगा। अब अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो यूएसए उसके सपोर्ट के लिए आएगा। इंदिरा गांधी ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप्स करी यूएसएसआर के साथ और जब भारत पाकिस्तान जंग हुई तो भारत ने डिसाइसिवली पाकिस्तान को डिफीट करा, बांग्लादेश को आजाद कराया। तो बांग्लादेश बिकेम अ सेपरेट कंट्री 1971 और फ्यूचर में भारत पर जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध होगा, टू फ्रंट वॉर के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि जब यूएसए ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोशिश करी, इंडिया ने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर ने भी उसका उस समय भारत की तरफ मदद पहुंचाई। तो ये एक इंदिरा गांधी के टेन्योर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 71 में जब उन्होंने, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। हालांकि इसके बाद शिमला अग्रीमेंट में इंदिरा गांधी चाहती तो
कश्मीर मुद्दे को सुलझा सकती थी, पर ऐसा नहीं कर पाई, ये हमारी तरफ से कमी रही। साथ में 1971 के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर को LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल की दर्जा दे दिया गया। इसके बाद भारत में चुनाव होते हैं 1971 के। 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी काफी ज्यादा सोशलिज्म की तरफ बढ़ रही थी, गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। और जब चुनाव होते हैं तो क्योंकि भारत को इतनी बड़ी जीत दिलाई थी पाकिस्तान के ऊपर, 96,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था, तो उनको उनका चुनाव में बहुत अच्छे से जीतना मतलब बहुत नॉर्मल बात थी। बहुत बढ़िया तरीके से वो चुनाव जीतती हैं और बहुत ही पावरफुल लीडर की तरह राइज होती है। हालांकि उसके बाद इंडिया में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, इन्फ्लेशन वगैरह। अब 1974 1974 इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसी कई समस्याएं चल रही थी। और दो जगह, गुजरात एंड बिहार, यहां पर स्टूडेंट मूवमेंट शुरू होते हैं, है ना। स्टूडेंट मूवमेंट क्यों शुरू होते हैं? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इन आंदोलन के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो नेतृत्व दिया JP नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, जो बिहार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर रहे थे भारत के। उन्होंने ये नेतृत्व दिया। और साथ में टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी, संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के खिलाफ। वो कहते थे इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही हैं, ऑटोक्रेटिक हो गई हैं। ये आंदोलन चल रहा था, इन्होंने पूरी सरकार के खिलाफ जाने के लिए कह दिया लोगों को, आर्मी को। साथ ही साथ उस समय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट में राजनारायण केस कहलाता है वो। इस केस में इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया गया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा था 1975 में। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उनसे लड़ने की बजाय चुना एक ऑटोक्रेटिक और गलत रास्ता। शी इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के समय का यूज करके उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और ये तीसरी बार था जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही थी। इससे पहले 1962 में व्हेन इंडिया चाइना वॉर अकर्ड एंड इन 1971 व्हेन इंडिया पाकिस्तान वॉर अकर्ड, उस समय पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी। बट तीसरी बार इट वाज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी ने। ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी गलती थी। भारत में 2 साल तक 1975 से 77 तक इमरजेंसी रही। और इन 2 सालों में भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। इसको डार्केस्ट फेज इन इंडियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इस समय इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ कई बदलाव करने की कोशिश करी, जिनमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज मेजर चेंज। एंड शी ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल द इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से भी छेड़खानी करने की कोशिश करी। 2 चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने उनको मतलब सुपरसीड करने की कोशिश करा भी था। कई ऐसी घटनाएं हुई। खैर, विजडम प्रिवेल्ड एंड इन 1977 मैडम गांधी चोज की इंडिया में इलेक्शंस होंगे। उन्होंने इमरजेंसी हटाई और भारत में चुनाव कराए। 1977 के जो चुनाव थे उनमें भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी को पद से हटाया और मोरारजी देसाई को भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना। अब मोरारजी देसाई ये गुजराती लीडर थे और इससे पहले ये बॉम्बे स्टेट के CM भी रहे थे। ये पहले कांग्रेसी थे, है ना, और JP मूवमेंट में इनका मेजर रोल रहा। अब ये भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, है ना। और इनके कार्यकाल में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला और 44वां संविधान संशोधन भी कराया, जिसने इंदिरा गांधी के द्वारा कई जो बदलाव किए गए थे उनको बदला। खैर, मोरारजी देसाई की सरकार ज्यादा समय तक नहीं रह पाई।
क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट भी थी और इसके इनमें एक ही समानता थी, दे ऑल हेटेड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई के बाद 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये मेरठ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश से थे और भारत के उस समय पे ही वाज द टॉलेस्ट फार्मर लीडर, है ना, किसान नेता थे बहुत ही प्रसिद्ध। इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट को हेड किया, लेकिन काफी लंबे समय तक नहीं चला। 1980 में ही सरकार गिर जाती है और 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी चुनाव होते हैं और भारत के लोग फिर से इंदिरा गांधी को बहुमत देते हैं, कांग्रेस को देते हैं। इंदिरा गांधी 1980 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, इस समय पर उनके बड़े बेटे संजय गांधी की एरोप्लेन क्रैश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। एंड नाउ द सेकंड टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, पहले 10 साल जब वो प्रधानमंत्री रही तब वो अलग व्यक्ति थी और 1980 में जब वो प्रधानमंत्री बनती हैं तब वो मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह नहीं देखी जा रही थी। 1980 में जब वो प्रधानमंत्री बनी, उस समय पर भारत के पंजाब प्रांत में, पंजाब स्टेट में इंसर्जेंसी की घटना और खालिस्तानी टेररिज्म का जो इशू था वो बढ़ने लगा था। ये बढ़ते बढ़ते 1984 में इंदिरा गांधी को इतना कि उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी देनी पड़ी, जिसमें सिखों की सबसे पवित्र स्थान जो भारत में है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वहां पर इंडियन आर्मी को घुसकर भिंडरेवाला नाम के जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे और उनका पूरा गैंग, उसको एलिमिनेट करना पड़ा, जिससे सिख समुदाय में खासा गुस्सा आया और इंदिरा गांधी के खुद के ही जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने 84 में उनकी हत्या कर दी। शी वॉज असासिनेटेड बाय हर ओन बॉडीगार्ड इन 1984 एंड व्हेन द न्यूज ऑफ हर assassination came out in public, the people started anti-Sikh riots. Anti-Sikh riots started throughout the India, है ना। कमेंट सेक्शन में ये बताना उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे। एक सिख व्यक्ति ही भारत के राष्ट्रपति थे। सिख विरोधी दंगे होते हैं जिनमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है। ये भारत का एक काला अध्याय है जब हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हुई, है ना। और इंदिरा गांधी की जब मृत्यु होती है 84 में, तो उस समय उनके जो दूसरे बेटे थे, जो एक पायलट हुआ करते थे और उन्होंने मतलब इटली की एक महिला से शादी भी कर ली थी, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी, उनको बुलाया गया। अब कांग्रेस के ऊपर था किसको वो अपना लीडर चुनेंगे, तो राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। ही बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑल्दो ही डिडंट हैव एनी फॉर्मर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, पर वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी का कार्यकाल जाना जाता है कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके कार्यकाल का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। एक तो शायरा बानो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आया था, उसको नल एंड वॉइड करवाया गया, जो प्रोग्रेसिव जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वर्ग को अपीज करने के लिए पार्लियामेंट में वो जजमेंट को नलीफाई किया। फिर साथ ही साथ उस समय पर टीवी पर रामायण काफी प्रचलित थी और राजीव गांधी ने राम मंदिर मूवमेंट की शुरुआत वहां से होती, जब उन्होंने राम मंदिर में जाके उस समय पर जो था वहां पर जाकर मतलब पूजा अर्चना की। और इससे डॉक्टर आडवाणी जी जो थे उन्होंने जो रथ यात्रा थी उसके बारे में विचार किया। राजीव गांधी का टेन्योर 1989 में खत्म होता है। 1989 में जब इनका टेन्योर खत्म हुआ तो द पीपल गेव फ्रैक्चर्ड मैंडेट, मतलब कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। और 1989 में इनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश के भी सीएम रह चुके थे। अब वीपी सिंह जो थे उनकी गवर्नमेंट कमजोर थी और वो चाहते थे कि किसी कारण से उन्हें याद किया जाए और सरकार बनी रहे। उन्होंने जाति कार्ड खेलने की कोशिश करी। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक भारत में नौकरियों में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी को ही दिया जाता था और ये टोटल 23% रिजर्वेशन होता था इन गवर्नमेंट जॉब्स।
है ना। वीपी सिंह ने एक 10 साल पहले की एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बोला गया था 27% आरक्षण देने को, इन्होंने उस आरक्षण को लागू कर दिया और ओबीसी रिजर्वेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विश्वनाथ प्रताप सिंह। उस समय इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड कंडीशन। ओबीसी रिजर्वेशन लागू करा, देश भर में दंगे चालू हो गए जाति के आधार पर आरक्षण के लिए, आरक्षण के खिलाफ, है ना। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, इंदिरा साहनी जजमेंट कहलाएगा। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन को हरी झंडी तो दे देगा, लेकिन साथ में 50% रिजर्वेशन सीलिंग की एक कंडीशन भी रखेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह खैर ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के बाद भी उनकी सरकार गिर जाती है और चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट टेन्योर के लिए जिनकी सरकार रही। और इस समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज इन शटर्स। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम बचा था और भारत की हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के मतलब दरवाजे पर खड़े हुए थे। लेकिन दोनों ही प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर इकोनॉमी पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल टेन्योर ही खतरे में था। चंद्रशेखर की सरकार गिरती है 91 में और दोबारा चुनाव की घोषणा होती है। जब अब दोबारा चुनाव की घोषणा में कैंपेनिंग चल रही थी, जब तो राजीव गांधी तमिलनाडु में कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये गांधी फैमिली के दूसरे बड़े लीडर बने जिनकी हत्या कर दी गई। ही वॉज असासिनेटेड इन 1991 और इनके असासिनेशन में किसने किया था, तो श्रीलंका के LTTE लिट्टे के द्वारा किया गया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम ग्रुप के द्वारा किया गया था। इनकी 1991 में हत्या कर दी जाती है राजीव गांधी की, और फिर दोबारा से उस समय पर इलेक्शन चल रहे थे। तो इलेक्शन में अब फाइनली लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उस समय पर वोट दिया और पीवी नरसिम्हा राव was India's first prime minister from South India. He was a Telugu. Okay, ये पहले नॉन हिंदी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, और ही लेड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब कोalition गवर्नमेंट थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कई और पार्टीज ने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में, आजाद भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को जगह दी। इनको 2024 में ही इसी वर्ष नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव के समय पर भारत की इकोनॉमी, आर्थिक हालत बहुत खराब थी। ही चोज डॉक्टर मनमोहन सिंह, अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एज हिज फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया और उनको फुल अथॉरिटी दी, ऑटोनॉमी दी टू चेंज इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में जितने भी सुधार करना चाहते थे वो करने की मंजूरी दी। ये इनका जो फैसला था, ये फैसला एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। 1992 के बजट में ये प्रॉपर लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन आर्थिक सुधारों की बदौलत आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, जहां पर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं अभी, और अलग अलग क्षेत्रों में हमारी इकोनॉमी दुनिया भर में झंडे गाड़ रही है। साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए भी जगह बनाई। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो आजाद भारत में सबसे बड़े हुए हैं वो कहलाते हैं पंचायती राज को लागू करना। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा दिया, जो प्रयास तो राजीव गांधी के समय से हो रहे थे 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उनको सक्सेसफुली लागू करने का क्रेडिट नरसिम्हा राव को जाता है, जिन्होंने राज्य सरकारों के साथ बैठकर वॉलेंटरी और कंपल्सरी प्रोविजंस पर बात करी। तो इस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव को हम कह सकते हैं कि आजाद भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्ट रहे, जिन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में अपनी छाप छोड़ी है, और इसी वजह से इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई है। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है वो उसका टेन्योर खत्म होता है और
दोबारा से चुनाव की घोषणा होती है। 1996 में अगले जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं वो थे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। ये कर्नाटका से थे, ही वॉज अ कन्नड़ा। और एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाई, इनकी सरकार गिरती है और फिर जो है आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्हें फॉरेन पॉलिसी में गुजराल डॉक्ट्राइन के लिए जाना जाता है। हालांकि इन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1996 में। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, बट अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनका 13 दिन का कार्यकाल था और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो एक वोट से हार गए थे। 1996 के बाद 1998 तक भारत के टोटल उस दौरान 4 प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद जब दोबारा से इलेक्शंस होते हैं तो भाजपा को ज्यादा सीट्स मिलती हैं और 1998 में वाजपेयी जी, अटल जी एक कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड करते हैं। 1998 से 2004 तक ये पहली बार था आजाद भारत में जब किसी एक व्यक्ति ने सक्सेसफुली 5 साल पूरे टेन्योर में कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड किया। हालांकि ये 6 साल का है, लेकिन ये 99 दोबारा से जब हुए तो वो बने। तो एक पहली बार अटल जी का नेतृत्व की ये मैच्योर लीडरशिप दिखाता है कि उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट को भारत में लीड करा, पूरा टेन्योर तक लीड करा। सबसे पहले अटल जी का ये जो टेन्योर था ये जाना जाता है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, पोखरण 2। पहला न्यूक्लियर टेस्ट 74 में इंदिरा गांधी के समय हो चुका था, लेकिन इट वाज इन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 when India came out as a nuclear powered state। इसके जस्ट एक महीने बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ए.क्यू. खान, उन्होंने मतलब इसमें पाकिस्तान को हेल्प किया और चीन की हेल्प मिली, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है। अब पाकिस्तान और भारत जब दोनों न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत और पाकिस्तान पर अलग अलग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, बिकॉज इसकी वजह से न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का खतरा बढ़ता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का के संबंधों में युद्ध काफी हुए। हालांकि जो स्कॉलर्स थे उनका मानना था कि अब भारत पाकिस्तान के युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन और अटल जी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उस समय पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मतलब मुलाकात भी की। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पीठ पीछे, जब भारत पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस बेटर हो रहे थे, कारगिल में टाइगर हिल कैप्चर कर लिया कुछ घुसपैठियों को भेजकर, और यहाँ पे शुरू हुआ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। 99 में इंडिया पाकिस्तान वॉर तो नहीं, बट एक कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को शुरुआत होती है, जिसमें हमारे 600 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। और हालांकि हमने उस टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया। इसकी याद में 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अटल जी के समय पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने रफ्तार पकड़ी। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च करी, जिनमें प्रमुख हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अटल जी ने 2004 में उनका कार्यकाल पूरा किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए नहीं बनना चाहेंगे और राजनीति से रिटायर होने के लिए विचार कर रहे थे वो। अटल जी के 2004 के बाद भारत के लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं दिया, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट को जन्म दिया। इस समय ये वाला फेज इंडिया में कोएलिशन एरा के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी जीती तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की जो लीडर थी सोनिया गांधी, उनका उसमें मेन रोल रहा। अब सोनिया गांधी जो थी वो भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं, इस पर काफी विवाद रहा। और क्योंकि उनका जन्म इटली में हुआ था, ऑल्दो शी वाज एन इंडियन एट दैट टाइम एंड शी वाज एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जनता में उस समय एक्सेप्टेंस नहीं था शायद, तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना उचित समझा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बहुत ही साफ और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति थे, भारत के
प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते थे इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लीड करने के लिए, और ये यूपीए की गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की। पहला टेन्योर 2004 से 2009 में मनमोहन सिंह के लीडरशिप में काफ़ी अच्छा टेन्योर रहा, ऑल्दो ही काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही कि सोनिया गांधी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में, बट इंडियन इकोनॉमी डिड ग्रेट एट दैट टाइम, और हमारी इकोनॉमी फॉर अराउंड 2 फाइनेंशियल ईयर्स इट ग्रू फॉर मोर देन 9% per annum. Okay. Then again in 2009 people gave mandate to Congress government. 2009 से 14 का जो यूपीए 2 का कार्यकाल था, इस समय पर कई सारे घोटाले देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख थे कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम एंड 2G स्कैम, जिस वजह से काफ़ी मतलब समस्या आई लोगों को भी, इकोनॉमी को भी। और 2014 में गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भाजपा ने अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया। नरेंद्र मोदी को जाना जाता था विकास के लिए, गुजरात मॉडल के लिए। इनकी इमेज उस समय पर काफ़ी अच्छी थी। एक सब दाग था जो था उनके कार्यकाल में गुजरात में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, बट नरेंद्र मोदी बहुत ही बड़े मार्जिन से भारत में जीतते हैं, और 2014 से 2024 तक 10 साल भारत को बिना कोएलिशन के क्लियर मेजॉरिटी दी भाजपा को, बहुत भारी बहुमत से जीती। 2024 में फिर से भाजपा को बहुमत मिला है, हालांकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, और एनडीए की सरकार है, एनडीए ग्रुप है। अभी भी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमें लीड कर रहे हैं, और इनके कार्यकाल में भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 हटाया, जीएसटी जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू किया, और भी कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। कई सक्सेसफुल स्कीम जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना इस दौरान भारत में लागू हुई। ओके, तो ये हमने देखे कुछ इम्पोर्टेंट मतलब चीजें। अब प्रधानमंत्री संबंधित, अब हम आखिरी में एक बार देख लेते हैं कि कुछ फैक्ट जो आप एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम वॉज जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी जो है अभी उनका 11वां साल चल रहा है, तो अभी वो उनको 6 साल और सर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट विमेन पीएम इंदिरा गांधी, पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन, यंगेस्ट पीएम वॉज राजीव गांधी, वो 40 वर्षीय थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस वॉज जाकिर हुसैन, एंड वाइस प्रेसिडेंट ओनली हु सर्व 2 टर्म्स वॉज हामिद अंसारी। ओके, तो आपको इस तरीके के सवाल पीएससी के प्रीलिम्स में देखने मिल सकते हैं, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो। जैसे कौन भारत के पहले महिला प्रेसिडेंट थी, तो इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। या हु वाज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो राजीव गांधी। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो लेक्चर था हमारा आप लोगों ने को हेल्प करेगा प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में, और साथ में मध्य ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसके फैक्ट्स को जानने में, है ना। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन, थैंक यू।